हाय गाइस। आज मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ कि मैं क्यों सिप्ला को अभी बाय कर रहा हूँ, जबकि आप देख सकते हो कि सिप्ला में अच्छा खासा मूव आ गया, पर अभी भी मैं क्यों लगा पड़ा हूँ बाय करने में। मतलब ये तो रिस्की हो सकता है ना। रिस्की तो देखो होता ही है सब कुछ। जब 880 के अराउंड था तब मैंने सोचा था कि सिप्ला को बाय करूँ, पर यार मेरा माइंडसेट ना अभी भी ट्रेडर वाला है। ट्रेडर ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकता। कोई ट्रेड ली, डर के निकल गया। और वहाँ जब मैंने 880 पर एंट्री ली थी ना, मैंने ली थी यहाँ पर, ठीक है, इसके अराउंड। जब ये एक हैमर बना था, हैमर बनने के बाद मैंने यहाँ एंट्री ली, उसके बाद ये दोबारा नीचे आया, ठीक है, और मैं डर गया, इस वजह से मैं निकल गया। पर आप मूव देखो, फिर मैंने इसको देखा ही नहीं कभी, पर उसके बाद बहुत तगड़ा ऊपर गया ये, है ना। मौका निकल गया। अब क्योंकि मैं इन सपोर्ट रेजिस्टेंस पे थोड़ा सा बिलीव करता हूँ, ये मैंने मार्क किए हैं ट्राई ईयरली, पाइवोट पॉइंट्स हैं और फिबोनाकी। मेरे को फिबोनाकी पे थोड़ा सा भरोसा है, मैंने इसको थोड़ा सा टेस्ट किया है, बैक टेस्ट किया है, और ट्राई ईयरली वाले टाइम फ्रेम पर बहुत बढ़िया बैठते हैं, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ। अब आप ये देखो कि एक तो ये वाले जो येलो वाले हैं ये फिबोनाकी हैं, और साथ में जो मैंने ये रेड लाइन ड्रॉ कर रखी है ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। इस रेंज में जब सिप्ला था तो यहाँ से ये रिवर्ट किया, यहाँ से ये जंप किया, पुल बैक आया, ठीक, पर मैं यहाँ नहीं ले पाया, ठीक। उसके बाद कब मौका आया, उसके बाद मौका आया ये वाला लेवल। ये वाला लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो, क्योंकि जब सिप्ला यहाँ पर था ना, इसने कई बार यहाँ टाइम बिताया, और जब इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, इसी पॉइंट से ब्रेकआउट दिया, तो इस वजह से ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है R1 ये यही बन गया। पर एक हाई अच्छा खासा 2022 में हाई बनाने के बाद जब ये नीचे आया तो यहाँ इसने एक गैप डाउन कैंडल बनाई, ठीक है ना। अब ये गैप डाउन, ये गैप फिल होना था, तो इसीलिए फिर मैंने इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक होने के बाद बाय नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि गैप फिल होना लाजमी है, तो ये वापस नीचे जा सकता था, पर ये नीचे नहीं गया और इसने 1016 वाला लेवल ब्रेक कर दिया। तो उसी वजह से मैंने 1030 पर एंट्री ली 10 जुलाई के अराउंड यहाँ पर, और फिर ये इसी के अंदर ऐसे ट्रैवल करता गया, और उसके बाद फिर ये एक रेजिस्टेंस, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता गया, और अराउंड 20 जुलाई को ये ब्रेकआउट दिया, तो मैंने यहाँ पे एक और बार बाय किया। देखो, मैं बाय करने से चूकता नहीं हूँ, मैं लगा रहता हूँ। जैसे ही कोई ब्रेकआउट होता है मैं एंट्री ले लेता हूँ। मुझे डर नहीं होता कि भाई ये वापस नीचे आ जाए। नीचे आ जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस हिट होने पे निकल जाऊँगा। मेरा एक स्टॉप लॉस सेट होता है, रिस्क रिवॉर्ड सेट होता है। मेरी रिस्क मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करी है, तो मेरी रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये जैसे ही इसको ब्रेक किया तो मैंने एंट्री ली यहाँ पर दोबारा, और फिर ये रुक गया। देखो, 2-3 दिन इसने यहाँ पर परेशान किया। अगर मैं आपको आवरली चार्ट में दिखाऊँ ना, तो ये देखो आप कि यहाँ पे इसने 2-3 दिन परेशान किया। फिर एक ऐसा ही और खेल बना ब्रेकआउट का, और मैंने आज दोबारा से एंट्री ले ली है 1070 के अराउंड। नहीं, मैंने आज एंट्री ली है 1075, तो मैंने आज दोबारा से 1075 पे एंट्री ले ली है। अब देखो कितना जाता है। आज तो अच्छा गया है, ठीक, और अभी का सबसे छोटा टारगेट जो रहेगा वो ये रहेगा। देखो, मैं होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को ये चीज़ अपनी एक लिमिटेशन दिख रही है कि जैसे ही कोई रेजिस्टेंस लेवल आता है मैं निकल जाता हूँ, जबकि उस रेजिस्टेंस पे आपको पेशेंस रखना होता है। क्योंकि कोई स्टॉक अगर रेजिस्टेंस तक पहुँचा है ना, तो वो इसलिए नहीं पहुँचा कि वो वहाँ से रिवर्स करेगा, वो वहाँ पर थोड़ी देर ठहरेगा और उसके बाद दोबारा उसको ब्रेक करेगा। आपको और क्वांटिटी एडअप करनी है वहाँ पर। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊँ टाटा मोटर का, इसमें जब 540 का रेजिस्टेंस यहाँ पहुँचा था तो मैं निकल गया था यहाँ से, जबकि यहाँ पर एक बार यहाँ पे आया है, ठीक, 15 मई को, फिर थोड़े दिन नीचे रहा है, और उसके बाद 5 जून को इसने ब्रेकआउट दे दिया। अब मैं इतना टाइम वेट नहीं कर पाया। अब हम वही ट्रेडर लोग हैं, यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस पहुँचता निकल जाते हैं, और उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट दिया फिर से क्वांटिटी ऐड करना शुरू कर सकते हैं, और यहाँ नहीं किया। मैं पता नहीं कौन कौन से इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता रहा हूँ, और मैंने एंट्रीज ही नहीं ली है। देखो, ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी बहुत दूर की,
फिर मैं कहा कि भाई जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होएगी तब एंट्री लूँगा। डरता रहा हूँ, डर डर के ट्रेडिंग करता रहा हूँ, डर डर के एंट्री ले रहा हूँ। ठीक, अब ये भी मैं नहीं ले पाया। फिर यहाँ पर देखो इसने इतने अच्छे अच्छे मौके दिए, जितनी बार हाई ब्रेक हुआ है उतनी बार हम एंट्री ले सकते थे, वो नहीं लिया। उसके बाद ये यहाँ पर ठहरा कुछ दिन और यहाँ ब्रेकआउट दिया है। यहाँ मैंने ब्रेकआउट देने से भी पहले बाय कर लिया, 620 में बाय किया। और टाटा मोटर्स गया है 665 आज, पर आज से ही पहले दिन मतलब कल के दिन ही मैं निकल गया, क्योंकि मेरी एंट्री थी टाटा मोटर डीवीआर में, और डीवीआर ने कल तक यहाँ पहुँच गया था। मैंने डीवीआर को ख़रीदा था तो यहाँ पे ख़रीदा था अराउंड 335 के अराउंड, और ये 381 पहुँच गया था, जबकि इस स्पीड से टाटा मोटर नहीं चढ़ा था। तो मैं यहाँ निकल गया कल, और आज देखो क्या हुआ, इतना बड़ा गैप अप हुआ इसमें। अगर मैं आज रहता तो सच बताऊँ तो मेरे को जितना प्रॉफिट कल मैं लेके गया हूँ ना, उसका दुगना तिगुना होता। तो बात अभी सिप्ला की हो रही थी। सिप्ला में मैंने एंट्री ली, अभी मैं बैठा हूँ 1170 तक तो मैं बैठा ही हूँ। उसके बाद देखेंगे क्या करना है, बुक करना है बुक कर लेंगे, बैठना है तो बैठे रहेंगे, वो मार्केट की दिशा बताएगी। ठीक है, अभी तो ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट हो रहे हैं, एंट्रीज ली जा सकती हैं, तो मैंने एंट्रीज ली हैं। बाकी इसके एक बार फंडामेंटल देखोगे तो फंडामेंटल में आप देखोगे कि ये कंपनी जो है डेट फ्री है। ठीक है, डेट फ्री कंपनी है, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं। और ROCE देखो इसका 18% है, रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत तगड़ा है, तो बुरा तो कुछ कह नहीं सकते। प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसकी चल रही है 26.9 और सेक्टर की है 29, इंडस्ट्री की 29 है, 29.8। तो लगभग ये इंडस्ट्री वाली पी पे चल रहा है। इतना भी महंगा नहीं है, ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4 टाइम्स है, इतना तो चलता है। शेयर जाते हैं, बहुत जाते हैं ऊपर, पर हाँ इसका मतलब यही है कि जितनी उनकी नेटवर्थ है उसका ये नेटवर्थ कह लो या बुक वैल्यू कह लो, जितनी असली में बुक्स की वैल्यू है उसके ये लगभग 4 गुना ट्रेड कर रहा है। मतलब इसकी रियल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 250 या 300। 290 इनकी बुक वैल्यू, 290 के बाद अब ये 1068 चल रहा है। तो कई लोग कहेंगे कि भी ये निकल जाओ यार, मतलब 290 के आसपास तुमको लेना था, पर 290 के आसपास लेने का मौका कब मिला है बताओ। कोविड में भी ये 400 पे आया, 392 पे आया है, 290 नहीं आया। पर 392 पे जिसने बाय किया होगा भाई वो बड़ा ही खुशकिस्मत होगा। हम तो यार कहाँ ही, उस टाइम पे तो इतनी नॉलेज भी नहीं थी तगड़ी, नॉलेज ही बाद में गेन हुई है। पर अभी देखो क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आए। जून 23 में जो इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया है 6329 करोड़, ठीक है। मार्च 23 के रिजल्ट से अच्छा है, ठीक, अराउंड 600 करोड़ की ग्रोथ है, यानी अराउंड 12-13% है। और पिछले जून 22 के हिसाब से भी देखो 5375 से 6329, लगभग 1000 करोड़ की ग्रोथ है सेल्स में। तो ये बहुत अच्छी बात है, यानी ये 20% के अराउंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। ओके, और एक्सपेंसेस के मामले में देखो एक्सपेंसेस बढ़े हैं क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ी है, तो एक्सपेंसेस बढ़े होंगे। प्रॉफिट इनका फिर भी एक्सपेंसेस बढ़ने के बावजूद भी इनका प्रॉफिट बढ़ा है। पिछले मार्च 23 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट से भी ज़्यादा है और जून 22 से भी ज़्यादा है, ठीक है। अराउंड कितना ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है, तो ये अच्छी बात है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट बहुत अच्छा है इनका। आप नेट प्रॉफिट देखोगे 522 करोड़ से 998 करोड़ जंप किया है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अभी क्यों किया है, या इसमें कोई अदर इनकम है, थोड़ी बहुत अदर इनकम है, ऐसी बात नहीं है, पर इतनी अच्छी कंपनी है तो अदर इनकम को आप थोड़ा साइड रख सकते हो, नो डाउट। अब आप नेट प्रॉफिट अगर इनका एनुअली देखोगे 3125 करोड़ है, तो अगर उसमें 326 करोड़ की अदर इनकम है तो माइंड नहीं करते इतना, ठीक है यार, इतना तो चलता है। पर मेन चीज़ देखो कि ये टैक्स भी प्रॉपर दे रहे हैं, ठीक है ना। 4400 करोड़ से 3100 करोड़, यानी अराउंड 1300 करोड़ का टैक्स दिया है इन्होंने, ये बहुत अच्छी बात है। अर्निंग पर शेयर इनकी इंक्रीज़ करी है, मतलब पिछली मार्च 22 में इनकी 31 आई थी, उससे पहले 29.8 थी, अब मार्च 23 में 34.7 है, और अभी तक टिल डेट 38.5 आ चुकी है। तो इनकी EPS बढ़ रही है, ठीक है। सिर्फ PE रेशो नहीं बढ़ रही, EPS भी बढ़ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। सिर्फ PE रेशो बढ़े और EPS ना बढ़े तब वो कंपनी थोड़ी सी शेडी होती है,
तो वो देखना। शेयर कैपिटल इनकी कंटिन्यूस रही है, इन्होंने कोई नया इशू नहीं लेके आए, ये अच्छी बात है। इनको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, रिजर्व इनके पास अच्छे खासे हो गए हैं, तो ये लगाएंगे भी। बोरोइंग्स इन्होंने थोड़ी सी इस बार कम लिए हैं पैसे, तो ये थोड़ी सी वो है, पर इनके पास कैश पड़ा है ना, इसलिए इन्होंने कम लिए। कैश अच्छा खासा एक्यूमुलेट हो गया इनके पास। अब एक्यूमुलेट हो गया, इसका मतलब है कि ये डिविडेंड पे आउट थोड़ा कर रहे हैं। अगर डिविडेंड पे आउट किया होता तो इतना कैश एक्यूमुलेट ना होता ना। देखो आप 16%, पर लास्ट इस टाइम इन्होंने मार्च 23 में इन्होंने 24% का डिविडेंड पे आउट किया है, फिर भी इनके पास कैश है, अच्छी बात है, होना चाहिए। पर क्या ये कोई प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए कैश का यूज़ करेंगे, वो देखते हैं। इनके फिक्स्ड एसेट्स कम हुए, इन्होंने फिक्स्ड एसेट बेचे हैं, तो अदर इनकम उसमें से भी आ सकती है, ठीक है ना। तो बाकी देखते हैं। इन्वेस्टमेंट्स इनकी बड़ी हैं, यही मैं आपको बता रहा था कि जो इनके पास एक्स्ट्रा कैश है उसमें से इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हैं। पहले 2500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी, इस बार 3600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। दिस इज़ गुड, तो एक्सपैंड तो कर रहे हैं, ओके। उसके बाद देखते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो पॉजिटिव है इनका, जितना इनका नेट प्रॉफिट है उससे ज़्यादा ही इनका कैश फ्लो है, तो ये अच्छी बात है। और फिर ये देखो कंसिस्टेंटली लास्ट 3 ईयर्स में इन्होंने इन्वेस्टिंग करी है, इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड एसेट्स, कुछ भी परचेज करने में। अब देखो फिक्स्ड एसेट परचेज किए 1100 करोड़ की, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए इन्होंने फिक्स्ड एसेट परचेज किए हैं। आगे देखते हैं। इनका जो आप देखो इन्वेंट्री डेज हैं वो कंसिस्टेंट है, ज़्यादा कम नहीं हो रहे हैं, मतलब इतना लगता होगा तभी इतने हैं। अगर आप इसको कंपेयर करना चाहो ना, तो आप सिप्ला है तो सन फार्मा से कंपेयर कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, सन फार्मा पे जाते हैं, उनके इन्वेंटरी डेज देखते हैं कितने हैं। सन फार्मा इन्वेंट्री डेज कितने हैं, उनके 360 इन्वेंट्री डेज हैं, उनके बड़े हैं, 317 से 360 हुए हैं, ठीक है। और अगर हम सिप्ला की बात करें तो इनके इन्वेंट्री डेज जो है वो है 230 और उससे 228 हुए हैं। मतलब सिप्ला इज बेटर ऑफ इन केस ऑफ इन्वेंट्री, इनकी इन्वेंट्री जल्दी लग रही है, ठीक है। अब ये श्योरली नहीं कह सकता क्योंकि क्या पता उनकी इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा हो इससे। तो डेज पेएबल भी बराबर ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल इनकी 180 डेज के अराउंड है, 180-84। और सन फार्मा की कितनी है कैश कन्वर्जन साइकिल, 259। मतलब सन फार्मा का जो कैश कन्वर्ट होता है अराउंड 250 दिनों में होता है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है सन फार्मा के लिए। सिप्ला के लिए अच्छी बात है, सिप्ला का कैश जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, मतलब सिप्ला के जो क्लाइंट्स हैं वो उनको पैसा जल्दी लौटा देते हैं एक किस्म से। वर्किंग कैपिटल डेज छोड़ो, इसका हमें कुछ नहीं। इनकी ROCE लगातार देखो कंसिस्टेंट रही है और बड़ी है। 7% 2017 में थी, 8% 10% 2018 में, 2019 में 11%, 2020 में 12% और 2021 में 17%, 22 में 18 और अभी 23 में भी 18। मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल इनकी अच्छी है। आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, शेयर होल्डिंग थोड़ी कम है देखो जी। और इन्होंने जो शेयर्स बेचे हैं वो बेचे किसको, DIIs को, ठीक है। मतलब इनको पैसा चाहिए था तो इन्होंने अपनी इक्विटी बेच दी। ये थोड़ी अच्छी बात नहीं है, पर ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब कंपनी अच्छी है और परफॉर्म बहुत अच्छा कर रही है तो एग्रेसिवली काम कर सकते हैं। बाकी खरीदने वाले कौन है ये भी मैटर करता है। पब्लिक नहीं खरीद रही इसको, DII खरीद रहे हैं, ठीक है। 24%, 22% के अराउंड से 24%, 2% DII ने खरीदा है। कौन खरीदा है इससे ये भी देख लो। इसको खरीदा है SBI म्यूचुअल फंड ने, नहीं, इसको खरीदा किसने है, इसको खरीदा है LIC ने। देखो LIC सबसे बड़ा DII है और उसी नहीं खरीदा है तो क्या बात है, इंटरेस्ट दिखाया है। बाकी आम जनता तो देखो अपना स्टेक कम करती जा रही है और ये बहुत अच्छी बात है। जब आम जनता अपने शेयर बेचती है ना डर के कि अब स्टॉक कितना और ऊपर बढ़ेगा, तभी स्टॉक ऊपर बढ़ता है और यही हो रहा है। 22%। अब आप ये देखो मार्च 2021 से 22 के बीच में जो ग्रोथ हुई है सिप्ला में वो चेक करो, मार्च 2021 से 22, ठीक है। अब आम इन्वेस्टर इसलिए निकला है क्योंकि ये एक्यूमुलेशन फेज था। देखो लोग साइडवेज मार्केट देख नहीं सकते, लोगों को चाहिए मोमेंटम, और ये मोमेंटम ना मिलने के कारण लोग फिर निकल जाते हैं। और आप देखो जैसे ही लोग निकले हैं ना, इसका रिजल्ट कब आता है, अराउंड जून में आता है, ठीक। अब जून में रिजल्ट आया है तो
जून 22 में लोग निकले हैं, 17% रह गया। तो आप ये देखो, जून 22 में जैसे ही लोग निकले हैं उसके अराउंड ही मार्केट चढ़ी है। मतलब आपको ये देखना है कि जब लोग अपनी पोजीशंस या अपनी होल्डिंग से एग्जिट करने लगे ना, तब आपको एंट्री लेनी है। ये एक श्योर इंडिकेटर है, या तो प्रमोटर खरीदेगा आपके शेयर या फिर DII खरीदेंगे, और आपको उनके साथ ही जाना है। क्योंकि आपको अगर सेफ रहना है तो गंगा की डायरेक्शन में ही बहना होगा, गंगा के अपोजिट बहने की कोशिश मत करो। और गंगा क्या है यहाँ पर, प्रमोटर या DII, अगर ये दोनों बाय कर रहे हैं इसका मतलब अच्छा है। तो सिप्ला के केस में वही हुआ है। और कंसिस्टेंटली देखो आप, पब्लिक जो है अपने शेयर कम करती गई। गवर्नमेंट ने भी अपना शेयर बढ़ाया इसमें, मतलब गवर्नमेंट पे नहीं था ये पहले, और गवर्नमेंट ने भी कुछ शेयर खरीद लिए सिप्ला के। ये अच्छी बात है। रेटिंग अपडेट देखोगे, इनकी जो रेटिंग है वो A1+ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। 10 बिलियन का इशू है, ओके। और ये शॉर्ट टर्म है, कॉमर्शियल पेपर इन्होंने दिए हैं, पब्लिक में ही बांटे होंगे, तो इनकी रेटिंग बहुत तगड़ी है। सिप्ला एट AAA स्टेबल, AAA स्टेबल है तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब सिप्ला जैसी कंपनी तो कहीं जा नहीं सकती। और मेरे को लग रहा है कि मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें करके अच्छा किया, पर अब भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं इसको होल्ड कर पाऊँ, क्योंकि होल्ड कर पाना ही मेरे लिए सबसे मुश्किल है। आज तक मैं ट्रेडर रहा हूँ, तो ट्रेडर माइंडसेट से निकल ही नहीं पा रहा हूँ। मेरे को दिख रहा है मैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर जाता हूँ बिकॉज मैं होल्ड नहीं कर पाता। अगर मैं होल्ड कर जाऊँ तो और भी ज़्यादा पैसा बन सकता है। बाकी मेरे साथ जुड़े हो, मैं आपके साथ सारी की सारी अपनी ट्रेड्स वगैरह शेयर किया करूँगा, जो भी मैं लूँगा, और किस एनालिसिस के बेसिस पे मैंने अपनी ट्रेड्स लिए हैं वो भी आपको बताऊँगा। अगले एनालिसिस में मिलते हैं। जय भोलेनाथ।